हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव और स्वास्थ्य एवं रोग, जिसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होते हैं, कैसे रोग होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर का नोट्स दिखाया जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके बीच बीच रोक करके आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जिसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें जो है इसको इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं और डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अविशिष्ट प्रकार की, मतलब अविशिष्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 1 पॉइंट की हेडिंग पड़ी हुई है 2 प्रकार के बाद में, इसमें लिखा हुआ है अविशिष्ट या जन्मजात स्वाभाविक जो आपकी प्रतिरक्षा होती है। इसमें जन्म के समय ही हम लोगों को क्या होता है कि इम्यूनिटी मिल जाती है। लिखा इसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय रक्षा पंक्ति आती है। शरीर की त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने नहीं देती है। आहार नाल में लाइसोजाइम तथा HCl सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। श्वसन मार्ग की श्लेष्म कला रोगाणुओं को फेफड़ों में जाने से रोकती है। आँखों में भी लाइसोजाइम रोगाणुओं को नष्ट करता है। ये शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति बनाते हैं। इस प्रकार से कुछ रोगाणु जब प्रथम रक्षा पंक्ति को पार कर लेते हैं या पार कर जाते हैं तो वे श्वेत रुधिराणु, यहाँ तक आप देख सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल्स, जो द्वितीय रक्षा पंक्ति है WBC में। इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आती हैं जो द्वितीय रक्षा पंक्ति बनाती हैं। इसमें हमारा कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका भक्षण कर लेते हैं। ये जो है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स भक्षण कर लेती हैं। फिर इसके बाद में शरीर में विषैले पदार्थों की उपस्थिति, शरीर ताप में वृद्धि के कारण WBC की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मतलब WBC एक्टिव हो जाते हैं। WBC द्वितीय रक्षा पंक्ति बनाती है। उसके बाद में यहाँ तक नोट करने के बाद में हम आगे देखते हैं। अगली हमारी हेडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा। कहने का मतलब ये है कि ये जन्म के बाद में उत्पन्न होता है और जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार के हमारे शरीर में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब रोगाणु प्रथम रक्षा पंक्ति तथा द्वितीय रक्षा पंक्ति को भेद कर संक्रमण करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं या तृतीयक रक्षात्मक स्तर तथा संयोजी ऊतक के लिम्फोसाइट्स एवं प्लाज्मा कोशिकाएं मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 क्रियाएं होती, तो उसमें से पहली क्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहली क्रिया हमारी यहाँ पर है तरल तथा ह्यूमरल प्रतिरक्षा। इसमें हमारे जो है तरल पदार्थ आते हैं, जैसे लिखा हुआ है शरीर में पहुँचे रोगाणुओं में विषैले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि प्रत्येक रोगाणु के लिए विशिष्ट लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इससे विशेष प्रकार का प्रतिविष या प्रतिरक्षी बनता है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन या गामा ग्लोब्यूलिन मुक्त होकर रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। अगली हेडिंग आप देख रहे हैं कोशिकीय या लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा जो होता है। यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि इसमें लिम्फोसाइट्स आक्रमणकारी रोगाणुओं को जो है क्या करते हैं, रोगाणु का भक्षण करते हैं। रोगाणु का भक्षण करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर विशेष लिखा हुआ है प्रतिजन के प्रभाव से विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स तेजी से संख्या में वृद्धि होती है। मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें WBC या लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी हुई है, इसका मतलब अभी हाल ही में आपको रोग हुआ है। यदि लिम्फोसाइट्स की संख्या घटी हुई होती, इसका मतलब रोग पुराना है। तो इसे आप यहाँ पर कॉपी को नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि विषाणु जनित रोग के बारे में यहाँ पर देखते हैं। आपको दिख रहा होगा
विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोगों के बारे में हमने ट्रिक भी बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं और विषाणुओं से कौन कौन से रोगों को कैसे हम याद करें जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं साधारण जुकाम, जिसको जो है साधारण जुकाम, देखिए इसमें लिखा गया है कि लगभग 75% व्यक्तियों में जुकाम रीनो वायरस के कारण होता है और 25% जो कोरोना वायरस से होता है। देखिए कोरोना, इसके पहले जो चाइना ने इसको मॉडिफाई करा, इसके पहले भी कोरोना था, कोरोना वायरस था, लेकिन चाइना ने इसको क्या करा, जीएमओ बना डाला है। मतलब एक, अब इसको जीएमओ तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि जीएमओ वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। दैट्स अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, मीन्स ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है, इसलिए ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे। बट इसमें जेनेटिकली क्या किया इन लोगों ने, इसको कह सकते हैं कि ऑपरेट करा या जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस रोग का विषाणु बदलते मौसम में विशेषकर शीत ऋतु में श्वसन मार्ग की श्लेष्मिका को प्रभावित करता है। जुकाम अति संक्रमण रोग है। यह संक्रमण व्यक्तियों के छींकने, खांसने तथा इसके श्लेष्मिका झिल्ली में सूजन, गले में खराश, नाक बहना, सांस लेने में समस्या, इतनी सारी समस्या उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे नोट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अभी तक प्रभावी इलाज नहीं है, यह बिना किसी दवा के 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। इसके उपचार में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके उपचार में कुछ औषधियाँ दी गई हैं, कुछ औषधियाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन है। उसके बाद में एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटी हिस्टामाइंस लिखा है, एंटी हिस्टामिन्स भी कहते हैं। और नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे। इसके अलावा देखिए हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, सेट्रेजिन या लेवोसिट्रिजिन का भी उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार की एंटाहिस्टामिन प्रोटीन, एंटाहिस्टामिन ही है, जो हिस्टामिन को क्या करती है, सप्रेस करती है, जो एलर्जी कॉज कराती हैं। तो ये सब एंटी एलर्जिक जो है सेट्रेजिन या लेवोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक ड्रग होती हैं, इसका उपयोग जुकाम में किया जाता है। बट इसका पर्पज, इस वीडियो में ड्रग्स बताने का पर्पज सिर्फ आपका स्टडी से रिलेटेड है। किसी भी प्रकार से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो वह आपको नुकसानदायक हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दवाओं का उपयोग अपने चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह पर ही करें या फार्मासिस्ट की सलाह पर ही दवाओं का उपयोग करें। यह वीडियो सिर्फ और दवाओं का जानकारी देना सिर्फ जो है स्टडी पर्पज से दिया गया है। चलिए अगला हम रोग के बारे में बात करते हैं, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को हम लोग क्या कहते हैं, डेंगू फीवर कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डेंगू फीवर में के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह रोग जो है डेंगू विषाणु या आरएनए विषाणु द्वारा होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू बुखार कैसे होता है, तो फीमेल जो एडीज एजिप्टी मच्छर है उसके काटने से होता है। और डेंगू में जो बुखार होता है, हेमोरेजिक बुखार होता है, इसे DHF भी कहते हैं। इसमें बच्चों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें हल्का बुखार, बदन दर्द, थकान, खांसी व नाक बहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बड़े व्यक्तियों में उच्च बुखार, गंभीर सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, भूख न लगना, सीने और अग्रपादों के आगे चकत्ते पड़ जाना या पड़ जाते हैं। इसमें तीव्र बुखार के साथ साथ अत्यधिक पीड़ा होती है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो यहाँ तक नोट करने के बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेहरे पर चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू की जांच के लिए यहाँ पर देखो, डेंगू की जांच के लिए PCR या एलिसा का उपयोग किया जाता है। एलिसा और PCR का उपयोग जो है एड्स में भी जो है एड्स की जांच में भी किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण करना चाहिए। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसमें बुखार के समय पैरासीटामॉल दी जाती है, बुखार के समय पैरासीटामॉल दी जाती है। देखो इसके पहले भी हमने बताया है कि औषधि का उपयोग आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन का पर्पज इसमें किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर नोट करने के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं कि लेकिन एस्पिरिन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो इसमें बताया गया है कि एस्पिरिन का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। अगला रोग यहाँ पर देख रहे हैं चिकनगुनिया। यह रोग चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है। यह एडीज मच्छर की दो जातियों के काटने से होता है। देखो जो चिकनगुनिया होगा एडीज एजिप्टी या एडीज एजिप्टाई जो होगा वो काटने से, और दूसरा एडीज जो होगा एल्बोपिक्टस, इसके काटने से भी चिकनगुनिया हो जाता है।
लिखा हुआ है इस रोग के संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण 3 से 7 दिन के बाद दिखाई देते हैं। इसमें तीव्र ज्वर, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, बदन, जोड़ों में सूजन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, केवल इसकी रोकथाम की जा सकती है। और इसमें बुखार तथा सिर दर्द के लिए क्या करते हैं, देखो बुखार जब आता है तो पैरासीटामॉल का उपयोग करते हैं। बुखार जब आता है तो पैरासीटामॉल का उपयोग करते हैं। और दूसरी इसमें ड्रग्स बताई गई है नेप्रेज़ोन। और तीसरी दवा जो है आइबुप्रोफेन बताई गई, जिसमें दर्द और सूजन होती है। आइबुप्रोफेन का भी उपयोग किया जाता है, आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगली डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगली डिसीज हमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है इसके वायरस का नाम होता है H1N1। अब देखिए इसमें चाहे स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ये सभी H और N से सीरीज वाले जो है विषाणु होते हैं। इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पहले केवल सूअर के संपर्क में आने से ही होता था, परंतु 2009 से स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप ले लिया। स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी रोग संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के पश्चात भी 7 दिन तक यह विषाणु वायु को संक्रमित करता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इस रोग से शरीर में कपकपी तथा कफ बनता है। कभी कभी निमोनिया तथा अस्थमा जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। स्वाइन फ्लू के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? फ्लू का टीका लगवा लेना चाहिए। फ्लू का टीका लगवाने से क्या होगा? फ्लू का टीका लगवाने से क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू नहीं होगा। इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं? जैनामेविर जो है ड्रग्स का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर इसी को रिलेंजा भी कहते हैं, तथा ओसेल्टामिविर का उपयोग भी करते हैं। इसे हम टैमीफ्लू का प्रयोग किया जाता है। अगला रोग आप देख रहे हैं जिसे हम एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्स के अगर हम पूरे नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसको हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संलक्षण कहते हैं। इसके वायरस की बात करें तो इसका वायरस जो होता है HIV होता है, और इसकी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, जिसको हिंदी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षा तंत्र होता है। यह प्रतिजन जैसे सूक्ष्म रोगजनक जीव तथा विषैले पदार्थों से शरीर की सुरक्षा करता है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा उपार्जित 2 प्रकार का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में शरीर की श्वेत रुधिर कणिकाएं, इन्हें TH क्या कहते हैं? TH तथा T4 लिम्फोसाइट्स कहते हैं। T4 लिम्फोसाइट्स कहते हैं। प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। एड्स रोग का पता सन 1981 में चला था। 1983 में एड्स रोग के वायरस की खोज हुई। 1986 में इसे मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण का नाम दिया गया। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी HIV की लक्ष्य कोशिकाएं TH तथा T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। मतलब HIV का जो वायरस होता है वो किसको खाना चाहता है? TH तथा T4 लिम्फोसाइट्स को खाना चाहता है, और इन्हीं की जो है टारगेट सेल होती हैं, लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन पर क्यों जो है अटैक करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे लिखा होगा तो अभी आपको उसी में बताएंगे, अन्यथा अभी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है, यह लगभग 90 से 120 नैनो व्यास का गोल आवरण युक्त विषाणु है। इसका जीनोम 2 समान टुकड़ों में विभाजित एक सूत्री RNA होता है। वायरस का आवरण 2 परतों से बना होता है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी व्रंत युक्त खूंटी जैसी रचनाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में HIV की रोगजनकता को हम लोग नोट करना शुरू करेंगे। HIV की रोगजनकता यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है HIV की लक्ष्य कोशिकाएं TH तथा T4 होती हैं,
और ये क्यों होती है? क्योंकि TH तथा T4 लिम्फोसाइट्स जो होंगी ये CD4 सेल से बनी होती है। तो CD4 सेल्स में एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको HIV बहुत उसका HIV का फेवरेट प्रोटीन होता है, इसीलिए HIV वायरस जो होता है CD4 सेल्स पे अटैक करता है और CD4 सेल्स से मिलकर ही TH T4 लिम्फोसाइट्स बनी होती हैं, इसीलिए इनकी टारगेट सेल बन जाती हैं। यह एक एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग का मतलब क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? एसटीडी रोग आप याद रखिएगा, कभी कभी एसटीडी रोग के नाम से भी पूछा जाता है कि किन्हीं तो एसटीडी रोगों के नाम बताइए। तो एस फॉर हो जाएगा सेक्सुअल, टी फॉर हो जाएगा ट्रांसमिटेड, डी फॉर हो जाएगा डिसीज, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कहने का मतलब है जो यौन संचरित रोग हैं, यौन संचरित रोग हैं अर्थात आप कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्स करने के दौरान जो है रोगों का स्थानांतरण या फैलाव होता है, तो उनको हम एसटीडी रोग कहते हैं। यह एक रेट्रोवायरस है। एड्स को डेथ वारंट भी कहा जाता है। एड्स को क्या कहते हैं? डेथ वारंट भी कहते हैं। और इसे एक रोग ना कह करके रोगों का भंडार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगों का भंडार भी कहते हैं। HIV पुरुषों के वीर, स्त्रियों के यौन स्राव होगा। क्या हो जाएगा? यौन स्राव हो जाएगा ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं दुग्ध, लार, आंसू, मूत्र, पसीना आदि में उपस्थित रहने लगते हैं। एड्स के रोगी में निरंतर ज्वर अर्थात बुखार, अतिसार, भूख न लगना, कमजोरी, थकावट, सिरदर्द इत्यादि आप देख सकते हैं, पसीना आना आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात गुप्तांगों पर दाने व मस्से आ जाते हैं। अंततः संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो मर जाता है। अब हम बात करेंगे कि HIV का प्रसारण मीन्स कैसे HIV का जो प्रसारण होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, यह मुख्य रूप से लैंगिक सहवास मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा फैलता है। दूसरा, मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा जो साझा इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। साझा इंजेक्शन किसको कहते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए एक इंजेक्शन है उसको एक से अधिक व्यक्ति क्या कर ले? साझे में प्रयोग कर ले। मतलब एक इंजेक्शन है और उसको कई व्यक्ति लगा लें, कई व्यक्ति एक उपयोग कर लें तो उसको साझा इंजेक्शन कहते हैं, जिससे संक्रमण फैल जाता है। संक्रमित व्यक्तियों के रक्तदान से भी फैलता है। भ्रूणीय विकास के समय संक्रमित माताओं द्वारा भी बच्चों में ये फैल सकता है। और अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो अंग डोनेट करते हैं उसमें भी जो है ये फैल जाता है। बात करते हैं प्रिवेंशन क्या होता है, इसका रोकथाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैज्ञानिक अभी तक एड्स का टीका नहीं तैयार कर सके हैं। रोग से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। रक्तदान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रक्तदान में प्रयुक्त HIV से मुक्त इंजेक्शन सुई का प्रयोग केवल एक ही बार प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब इसका उपचार क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HIV की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एलिसा टेस्ट का जो है आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PCR CD4 सेल्स की संख्या द्वारा इसके लिए क्या करते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ है सुरामिन, यहाँ पर रिवोविरिन, HPA23, जाइडोबुडाइन, डेलावर्डिन, एजिडोथाइमडिन, यहाँ पर AZT से भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये औषधियाँ हैं, इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी ड्रग्स आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे। इस वीडियो का पर्पज औषधियों का बताना सिर्फ आपके स्टडी पर्पज से है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा है अगला डिसीज जिसे हम चेचक या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। यह रोग यह रोग जो होता है वेरियोला विषाणु से होता है। यह रोग वायु के संपर्क से फैलता है। इसमें शरीर पर बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं। सूखने के बाद शरीर पर स्थायी निशान पड़ जाते हैं। दाने खुरंट द्वारा वायु जो है फैलते हैं। रोगी के थूक, नाक के स्राव एवं मल मूत्र से भी रोगाणु जो होंगे वो पाए जाते हैं, जिससे इससे संक्रमण हो जाता है। संक्रमण के पश्चात तीव्र ज्वर और शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। रोग से बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए। क्या कराना चाहिए? चेचक का टीका लगवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी के मलमूत्र, थूक, खुरंट आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। अगला देखिए डिसीज है खसरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे यह रोग रोबियोला वायरस यानी रोबियोला वायरस के कारण होता है।
और इस यहाँ पर देख रहे हैं यह छोटे बच्चों में होता है। इसमें शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बुखार आ जाता है, खांसी कफ छींक आना इसके सामान्य लक्षण है। 3 दिन में उग्रता कम हो जाती है। स्वस्थ होने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। इसके विषाणु खांसते छींकते समय वायु में फैलते रहते हैं। बच्चों को खसरा का टीका लगाया जाता है, प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। अगला डिसीज यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलियो के बारे में हम बात करेंगे। पोलियो भी एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको जो है पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु से होता है। पोलियो जो बीमारी होती है या पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु से फैलती है, इसके कारण होता है। यह वायरस मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंगों को नष्ट कर देता है। धूसर पदार्थ यानी जो हमारा मेरुरज्जु होता है उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है, जिससे संवेदनाएं बाधित हो जाती हैं और तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पक्षघात, लकवा या फालिस जैसे लक्षण हो जाते हैं। यह विषाणु आंत में तेजी से संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और रक्त और लसिका द्वारा मेरुरज्जु में पहुंचता है। विषाणु का संक्रमण दूषित जल या भोजन से होता है। पोलियो से बचाव के लिए क्या कराया जाता है, पोलियो का ड्रॉप्स दिया जाता है। क्या किया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है के रूप में बच्चों को दिया जाता है। इससे बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और रोग का संक्रमण प्रायः बच्चों में ही होता है। अगला रोग हम यहाँ पर देख रहे हैं हेपेटाइटिस। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप बात करेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है। तो यह विषाणु से होने वाला सामान्य रोग है। इसे सामान्य भाषा में पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ये विषाणु अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें ABCDEG के नाम दिए गए हैं या दिए जाते हैं। ये शरीर के अंतरांगों में संक्रमण करते हैं, जैसे लीवर में संक्रमण कर दिए, तथा सबसे खतरनाक होती हैं। इनका संक्रमण विभिन्न माध्यमों से होता है। ये सामान्यतया रक्त के माध्यम से फैलते हैं। इनका संक्रमण रक्तदान, टीका संभोग, गर्भवती माता से बच्चों को हो सकता है। एक साझा इंजेक्शन या सुई का उपयोग या उस तरह का उपयोग आदि से भी इस रोग का संक्रमण हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक नोट करने के बाद आगे देखते हैं। लिखा हुआ हेपेटाइटिस बी में लीवर में सूजन आ जाती है। यह वायरस एड्स वायरस की तुलना में 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। इसकी उद्भवन अवधि 1 से 6 माह हो सकती है। इस रोग में त्वचा पीली हो जाती है तथा मूत्र पीला आने लगता है। इसका टीका जो होता है वो एंजेरिक्स बी होता है। एंजेरिक्स बी तथा सैनवैक बी होता है। इसका टीका क्या होता है, एंजेरिक्स बी होता है या सैनवैक बी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैंसर। अगली डिसीज हमारी आती है कैंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंसर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कैंसर क्या है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कैंसर ट्यूमर पथरी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारे शरीर में अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है। मतलब अनियंत्रित और अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित और अनियमित सेल डिवीजन होता है। उस अवस्था से ट्यूमर पथरी और कैंसर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर शरीर की अपनी ही अनियमित कोशिकाओं के अनियमित कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न होता है। सभी कोशिकाओं में ओकोजेंस पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुप्तावस्था में प्रोटोओकोजेंस पाया जाता है और ये एक्टिव होकर के ओकोजेंस में बदलता है। यह किसी भी कारण से सक्रिय होकर के कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। अविभेदित कोशिकाएं एकत्र होकर के ट्यूमर बना लेती हैं। कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं का भोजन व O2 अपने प्रयोग में लाने लगती हैं। इससे सामान्य कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और कोशिकाओं में यह नियमित वृद्धि लसिका द्वारा अन्य ऊतकों में पहुंच जाती है। वहां बनने वाले द्वितीयक ट्यूमर को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैंसर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्कोमा। यह भ्रूणीय मेसोडर्म को प्रभावित करता है, जैसे अस्थि, पेशी, लसिका ग्रंथि, संयोजी ऊतक आदि। कार्सिनोमा दिया गया है। यह एपिथेलियम ऊतक को प्रभावित करता है, जैसे त्वचा, फेफड़े, स्तन, अग्न्याशय आदि। अगली हेडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब होता है यह रक्त का कैंसर है। यह रक्त का कैंसर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रक्त का कैंसर है तो कौन से रक्त में होता है। तो इसमें श्वेत रुधिराणुओं की संख्या अत्यधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या RBC या WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कैंसर के कारण। धूम्रपान, तंबाकू चबाना, कोलतार, एस्बेस्टास की धूल या निकेल या यहाँ पर CR आदि, या यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं निकोटीन, कैफीन, कुछ स्टेरॉइड, सूर्य की किरणें, UV रेज, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आदि विभिन्न कारक होते हैं। कभी कभी विषाणु संक्रमण भी प्रोटोओकोजेंस को ओकोजेंस में बदलकर एक्टिव कर देता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वैज्ञानिकों ने अभी तक कैंसर का निश्चित इलाज नहीं मिला है या नहीं ढूंढ पाए हैं। आजकल शल्य चिकित्सा प्रभावित क्षेत्र
को एक्स किरणों द्वारा जो है इसका उपचार किया जाता है। कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर के उपचार हेतु कुछ औषधियाँ भी तैयार की गई हैं जो कोशिकाओं के विभाजन को रोककर उन्हें नष्ट करने में सहायक होती हैं। जैसे सदाबहार पौधे से कैंसर के इलाज के लिए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं विनक्रिस्टिन तथा विनप्लास्टिन जो है औषधियाँ तैयार की गई हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो है विनिका से प्राप्त की जाती है। विनिका आप जानते हैं जिसको हम लोग सदाबहार कहते हैं, जो ल्यूकेमिया के उपचार में काम आती हैं। तो अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जो रोग आपके शुरू होंगे वो जीवाणु जनित रोग होंगे, मतलब बैक्टीरियल जो है काजिंग एजेंट होंगे या काजिंग डिसीज होंगे। यहाँ पर सबसे पहला डिसीज यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमोनिया। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होगा, तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु से होता है। इतना नोट करने के बाद में आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किसके वायु द्वारा होता है। रोगों में फेफड़ों के वायु कोष संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के कारण वायु कोष्ठों में तरल भर जाने से श्वास क्रिया में परेशानी होती है। ज्वर, सिरदर्द, खांसी इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। और इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारी अगली डिसीज है टाइफाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी, यह रोग जो होगा वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्तियों में जो होगा इस प्रकार से फैलता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे टाइफाइड जो होगा रोग होगा उसकी जांच किससे होगी। तो जो जांच आप याद रखिएगा विडाल टेस्ट द्वारा जो होती है मियादी बुखार की पहचान होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर जो है इसके उपचार में टाइफाइड रोग निरोधक टीका जो है लगवाया जाता है। इसमें और एंटीबायोटिक्स औषधियाँ भी चलाई जाती हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत सारी औषधियाँ चलाई जाती हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। चलिए अगला डिसीज हम देखते हैं हैजा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलरा भी कहते हैं। तो यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा कॉलरा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका संक्रमण मक्खियों द्वारा संक्रमित जल एवं भोज्य पदार्थों से होता है। इस रोग में रोगी को क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है, उल्टी हो जाता है, ऐंठन होने लगती है। दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा पानी उबाल कर पीना चाहिए, ताकि जो हमारा पानी है वो गंदा जो रहता है पिएंगे तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। और खुले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जो है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं अब अगला डिसीज आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षय कहते हैं, टेपेदिक कहते हैं या टीबी भी कहते हैं। यह संक्रामक रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रोग है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु सामान्यतः रोगी के थूक, खांसी, श्वास आदि से वायु के माध्यम से फैलते हैं। रोगी को ज्वर यानी बुखार, थकावट, कमजोरी हो जाती है। इससे रोगी को भूख नहीं लगती है, शरीर में भार की कमी आने लगती है। इससे रोगी के फेफड़े प्रभावित होते हैं। खांसी व थूक के साथ खून भी आने लगता है, क्योंकि फेफड़े क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, अर्थात डैमेज होने लगते हैं। इसके संक्रमण से बचने के लिए आप इसको याद रखिएगा, ये BCG का टीका है, जिसे हम बैसिलस कैलमेट ग्वारिन भी कहते हैं। कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको आप हाईलाइट करिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्वच्छ ताजी वायु, संतुलित भोजन द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है। इससे पीड़ित, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से जो है डायग्नोस कराना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इसके अलावा ATT मतलब क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी द्वारा इस रोग का उपचार संभव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टिटेनस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टिटेनस, यहाँ पर टिटेनस भी लिखा जाता है, टिटेनस भी लिख सकते हैं। टिटेनस के कारण होता है तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। और यह त्वचा के कटने पर इसका संक्रमण हो जाता है। इसका जीवाणु जंग लगे लोहे, गोबर तथा धूल आदि में पाया जाता है। इसीलिए जब कभी आपकी त्वचा कट जाए तो उसको मिट्टी से या किसी गंदे कपड़े उस पर न बांधे, बल्कि आप डिटर्जेंट से या आपका कोई एंटी डिटॉक्स या कोई साबुन जो है उसको आप जो है डिटॉल है उसका उपयोग करके उसको जो है घाव को साफ़ कर लें, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं।
और इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस का टीका लगवाते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह वायु द्वारा थूकना तथा खांसने से भी फैलता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है डीपीटी। डीपीटी को हम लोग डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस भी कहते हैं। इसको आप याद करिएगा, हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ये हाईलाइट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हम ट्रिपलेट वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट वैक्सीन भी कहते हैं। ट्रिपलेट वैक्सीन का मतलब होता है, इस वैक्सीन डीपीटी का टीका लगवाने से डिप्थीरिया के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। पर्टूसिस यानी जिसको काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस भी आप जानते हैं, जिसे धनुबाई भी कहते हैं हिंदी में। अगला यहाँ पर डिसीज शुरू होता है, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। मलेरिया यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लांसीसी ने 1717 ईस्वी में बताया कि मच्छर का संबंध मलेरिया से है। सन 1880 में लेब्रान ने बताया कि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया हो जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्लाज्मोडियम को क्या करा, मुख्य में मनुष्य में की आरबीसी में देखा। और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने सन 1897 में क्या करा, मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की ओसिस्ट को देखा। फिर ग्रासी ने सन 1900 में सर्वप्रथम एनोफिलीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया। रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने प्लाज्मोडियम की संपूर्ण जीवन चक्र की खोज की थी। अब मलेरिया अगर बात करें, मलेरिया किससे हो जाता है, तो मलेरिया जो हो जाएगा, मलेरिया का काजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लाज्मोडियम कई प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम की यहाँ पर 4 जो प्रजातियाँ दी गई हैं उनको आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आप मलेरिया के प्रकार में देख रहे हैं, सुदम, यहाँ पर सुदम तृतीयक मलेरिया दिया गया है। यह जो है होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। उसके बाद में दुर्दम मलेरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, टेटन मलेरिया कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम के कारण होता है। यह सबसे खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम के कारण होने वाला मलेरिया सबसे खतरनाक होता है। अगला है हमारा चतुर्थक मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम मलेरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। इसमें बुखार कितना आता है, 72 घंटे। कितना आता है, 72 घंटे बाद आता है। 72 घंटे बाद आता है। उसके बाद में अगला हमारा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओबेल मलेरिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ओबेल मलेरिया कहेंगे। और इसमें क्या हो, ओबेल मलेरिया का मतलब होता है, इसमें प्लाज्मोडियम ओबेल के कारण होता है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति हर 48 घंटे बाद होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे दैनिक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम की 1 से अधिक जातियों के कारण होता है। इसमें ज्वर का दौरा प्रतिदिन आता रहता है। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम। आप यहाँ पर जो है इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे लिखा, मलेरिया का जो पोषदीय है या पोषद है वो 2 पोषदीय होता है, मतलब डाइजेनेटिक होता है। जिसको जो एक पोषदीय होता है उसको इंग्लिश में हम मोनोजेनेटिक कहते हैं। और ये क्या करता है, देखिए, इसका प्राथमिक जो पोषद होता है, मतलब ये सबसे पहले इसका जो पोषद होगा, जो हास्ट होगा, वो मनुष्य होता है। और द्वितीय क्या होगा, एनाफ्लीज होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है रक्ताणु। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रक्ताणु पूर्व विखंडी जनन क्या होता है। तो इसमें जो है, जो आपका लाइफ साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम का, तो इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद में बाह्य रुधिराणु विखंडी जनन दिया गया है, फिर रुधिराणु में विखंडी जनन दिया गया है, और फिर इसके बाद में सिग्नेट मुद्रिका ट्रोफोजॉइट अवस्था दिया गया है। इसकी संक्रामक अवस्था जो होती है ट्रोफोजॉइट्स होती है। ये 1 लाइनर के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। इसके बाद में चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ये हीमोजॉइन जो होता है इसके कारण बुखार और ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कपकपी भी आने लगती है। अगली हेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, पश्च रुधिराणु विखंडी जनन होता है। ये लाइफ साइकिल चल रहा होता है, जो प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रही है। आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर नोट करने के बाद में हम आगे देखेंगे। जो यहाँ पर पेज छूटा हुआ है, यहाँ पर लाइफ साइकिल बनेगा। देखिए, लाइफ साइकिल को बनाने के लिए आप कॉपी में जगह छोड़ सकते हैं। वीडियो में जब हम इसका लाइफ साइकिल बताएंगे तो वहाँ से आप वीडियो को देख करके डायग्राम को या लाइफ साइकिल को नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मोडियम का जो उपचार क्या होगा। तो जो हमारा मलेरिया का जो उपचार होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्विनैन का प्रयोग करते हैं, जो सिनकोना की छाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। इसके उपचार में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है डेराप्रिम, यहाँ पर पॉलिड्रिन और क्लोरोक्विन।
क्लोरोक्विन का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अटाब्रिन और प्लाज्मोक्विन इत्यादि औषधियाँ उपयोग की जाती हैं। रोकथाम की बात करते हैं तो मच्छरों का विनाश करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और यहाँ पर जल में गैम्ब्यूसिया मछली को पालना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यूट्रिकुलेरिया के पौधों को लगाना चाहिए, गैम्ब्यूसिया मछली पालनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगला डिसीज यहाँ पर देखते हैं अमीबता, जिसको मनुष्यों में आमातिसार जो प्रोटोजोआ परजीवी होता है जिसको एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। यह अमीबा का एक पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है या प्रजाति का ऐसा स्पेसीज है जो रोग फैलाता है। आप यहाँ पर कॉपी को देख करके कॉपी को प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ट्रोफोजोइट अवस्था इसमें भी पाई जाती है। नोट करने के बाद में जो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यहाँ पर लाइफ साइकिल भी दिखाया जाएगा, तो ये भी जो है वीडियो सेपरेट वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे, इसकी रोकथाम की बात करते हैं। रोकथाम में हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल सब्जियां अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और उपचार हेतु हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये औषधियाँ दी गई हैं, इमेटाइन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। और रोग हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स औषधि है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि स्कैरिस जो है, स्कैरिस्ता क्या होता है, इसको यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी में नोट कर सकते हैं स्कैरिस्ता के बारे में। स्कैरिसिस जो होता है स्कैरिस के कारण होता है। स्कैरिस का जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम गोलकृमि राउंड वार्म भी कहते हैं। यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है और ये मोनोजेनेटिक होता है, एक कोषीय परजीवी होता है, सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। ये भूमिगत फल एवं सब्जियों के खाने से जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है आप विधिवत देख सकते हैं, इसके अंडे फल या भूमिगत सब्जियों द्वारा जाते हैं। इतना नोट करने के बाद में हम लोग रोकथाम एवं उपचार की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा। और रोकथाम उपचार में आप देख रहे हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को, स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए, भूमिगत फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और जो है इसके उपचार में यदि अगर हो जाता है तो चिनोपोडियम का तेल और टेट्रा क्लोरोएथिलीन का मिश्रण और एल्बेंडाजॉल लेना चाहिए। देखिए एल्बेंडाजॉल को छोड़कर आप कोई भी जो औषधि है, एल्बेंडाजॉल आपको किसी जैनम या आशा बहू के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती होगी, विद्यालय में भी दी जाती होगी, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी की औषधियों का आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला डिसीज यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको हम लोग हाथी पाँव, फील पाँव, एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि यह रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा मच्छर काटता है, क्यूलेक्स, जिसको हम क्यूलेक्स फैटिगन्स कहते हैं। क्यूलेक्स फैटिगन्स आपको याद रखना है, इट्स जूलॉजिकल नेम ऑफ क्यूलेक्स। एंड क्यूलेक्स जो होता है या क्या होता है, तो क्यूलेक्स में जो है वाउचेरेरिया क्या हो जाता है, वाउचेरेरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं वैंक्रोफटाई हो जाता है और यह जो है हम लोगों में डिलीवर कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इतना सारा नोट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फील पाव इसको कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यह रोग क्यूलेक्स पैपियंस मच्छर के काटने से होता है। फैटिगन्स भी है और पैपियंस भी है। इसके बाद में हम बात करेंगे रोकथाम और इसका उपचार क्या होता है। तो रोकथाम दिया गया है कि मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए और नालियों की सफाई रखनी चाहिए। और हम लोगों को संक्रमण हो जाने पर क्या करना चाहिए, हेट्रोजन का उपयोग करना चाहिए, आर्सेनिक ड्रग लेनी चाहिए, एंटीमनी यौगिकों का उपयोग जो है यौगिकों के उपयोग से कम किया जा सकता है। अगला डिसीज यहाँ पर देख रहे हैं जिसको हम रिंगवर्म कहते हैं, दाद कहते हैं, आप देख सकते हैं। यह त्वचा संबंधी रोग है। इसमें ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और क्या है एपिडर्मिटोफाइटन प्रजाति के कवकों द्वारा होता है। देखो यहाँ पर ट्राइकोफाइटन से क्या होता है, बालों, नाखूनों तथा त्वचा को संक्रमित करता है। माइक्रोस्पोरम बाल और त्वचा को संक्रमित करता है। और यहाँ पर एपिडर्मिटोफाइटन त्वचा, कभी नाखूनों से पैरों की उंगलियों के बीच में होने वाले संक्रमण को एथलीट जो फूट कहते हैं, ये भी हो जाता है। उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दाद के संक्रमण। दाद के संक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं, दाद के संक्रमण को हम लोग टीनिया कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है
एस्परजिलोसिस, यह मनुष्य के फेफड़ों का एक रोग होता है जिससे को हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइसर एस्परजिलिस फ्लेविस नामक कवकों द्वारा हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरफेरॉन नोट कर सकते हैं। इंटरफेरॉन नोट करने के बाद में आप बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे डिप्थीरिया ट्रिपलेट वैक्सीन होता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर हैं। LSD लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से वन लाइनर को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ तक। फिर आगे बात करेंगे, नोट करेंगे वैक्सीन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आपके वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट कर लिए। फिर चलिए अगला इस पेज हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पोषक तत्वों की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, मल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहते हैं। जब हमारा शरीर किसी कारक के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। जब GIT की आंत की भित्ति में इंजरी या क्षति हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में पेप्टाइड बंध होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। महामारी के जनक कौन है, जॉन स्नो है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वन लाइनर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप कॉपी को कंप्लीट कर लिए। तो आप लोगों को जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।